सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय पृष्ठ रसायन, और आज हम बात करने वाले हैं कोलाइड विलयन के अंतिम टॉपिक की। यानी आज के बाद कोलाइड चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद हम उत्प्रेरण देखेंगे। तो आज की टॉपिक रहेगी हमारी साबुनीकरण। साबुनीकरण, पाइसीकरण और कोलाइडों के अनुप्रयोग की। आज ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं साबुनीकरण के बारे में। तो साबुनीकरण या अपमार्जन जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, तो कैसे साबुन कार्य करता है। पहले तो हमें एक साबुन का फार्मूला चाहिए। तो साबुन तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सोडियम एस्टीरेट की बात करने वाले हैं। सोडियम एस्टीरेट यानी कि C17H35COO जानने के बाद कि इस साबुन की क्या क्रिया विधि होगी, ये कैसे गंदे कपड़ों को साफ करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो साबुनीकरण क्या है कि किसी गंदे कपड़े को साफ करने के लिए साबुन की क्रिया विधि क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। एकदम सिंपल सी बात है। मतलब कि यहाँ पे देखेंगे गंदगियों या फिर हम कहें धूल, मिट्टी, कण इत्यादि गंदगी को कपड़ों से दूर करने की या साफ करने की विधि, साफ करने की विधि जो साबुन के द्वारा प्रक्रिया में लाई जाती है। क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। तो ये साबुनीकरण, जैसे यहाँ पे साबुन के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, उनमें से एक साबुन का हम उदाहरण लेंगे, सोडियम एस्टीरेट आयन यानी C17H35COO। अब ये किस प्रकार से, अब इसका क्या यूज है कोलाइड के द्वारा, यानी कोलाइड के द्वारा इसका कैसे साबुनीकरण करना है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि जो सोडियम एस्टीरेट होता है, सोडियम एस्टीरेट यानी कि C17H35COO, असल में यह आयनित होता है। जल में है तो जल में कैसा हो जाएगा? आयनित हो जाएगा। और यहां से आयनित होगा तो C17H35COO माइनस और Na प्लस। तो यहाँ तो Na प्लस का कोई विशेष यूज नहीं है। जो सारा दामोदार है वो सोडियम एस्टीरेट आयन, तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम एस्टीरेट, यानी ये हो जाएगा हमारा एस्टीरेट आयन। तो सोडियम एस्टीरेट में एस्टीरेट आयन। अब इसमें हम अगर देखें तो एक लंबी श्रृंखला चलती है CH3CH2 का होल 16 यानी 16 बार, उसके बाद COO माइनस, यानी कि एक हिस्सा हमारा जो है वो ध्रुवी भाग है। क्या है वो? ध्रुवी भाग है। और अध्रुवी भाग है। और एक हिस्सा हमारा क्या है? ये ध्रुवी भाग है। आप देख सकते हैं इस पर माइनस चार्ज है। और ये कार्बनिक कार्बन हाइड्रोकार्बन है शेष, तो वो अध्रुवी होते हैं। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, ये आप लोगों को पहले से ही मालूम है। और जो COO पर जो आप माइनस चार्ज देख रहे हैं, ये ध्रुवीय है। तो दो भागों से मिलके बना होता है सोडियम एस्टीरेट आयन। दो भागों से मिलके बना होता है। एक ध्रुवीय आयन से मिलके बना होता है, एक ध्रुवी भाग होता है और एक अध्रुवी भाग होता है।
ध्रुवी भाग को जो है हम क्या कहते हैं, अग्रशिरा कहते हैं, अग्रशिरा कहते हैं। और अध्रुवी वाले भाग को हम पश्च शिरा या पुच्छ भाग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त इसे जो है इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जाता है, इसके अतिरिक्त इसे जो है इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि ये जो आप पुच्छ सिरा देख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे, और ये जो आपको अग्र सिरा दिख रहा है ये COO- हो जाएगा। इस तरीके से भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमें देखना है कि कॉन्सेप्ट कैसे वो कपड़ों की गंदगियों को साफ करता है, किस माध्यम से साफ करता है, तो वो देखते हैं क्रिया विधि के माध्यम से। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा हुआ है, और नहीं भी पढ़ा है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमेशा जो घुलनशीलता होती है, घुलनशीलता या जो मिश्रण होते हैं वो असल में समान आयन मतलब समान प्रकार के गुणधर्म, समान प्रकार के गुणधर्म से ही जो है मिश्रित होते हैं या घुलनशील होते हैं। तो ये घुलनशीलता पाई किस में जाती है, जैसे अगर कोई ध्रुवी है तो वो ध्रुवी में ही क्या होगा, घुलेगा। ये याद रखें आप, अगर वो ध्रुवी है तो वो ध्रुवी में ही घुलेगा, अगर वो अध्रुवी है तो वो अध्रुवी में ही घुलेगा। कभी भी ध्रुवी और अध्रुवी आपस में घुलते नहीं हैं, ये बात आप अच्छे से समझ लें। जैसे जल में H2O में NaCl घुल जाता है, इसलिए क्योंकि H2O भी ध्रुवी है और NaCl भी क्या है, ध्रुवी है। लेकिन यही NaCl जो है किसमें नहीं घुल पाता, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ जो कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अध्रुवी होते हैं, NaCl को केरोसिन में मिलाया जाएगा तो वो नहीं घुलेगा। तो ये बात हमें समझना है कि NaCl केरोसिन में नहीं घुलता, ध्रुवी ध्रुवी में ही घुलते हैं और अध्रुवी अध्रुवी में ही घुलते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हमने जो बता के रखा हुआ था कि जो है CH3CH2 का होल 16, और ये जो दो पार्ट हैं आपके, एक है अध्रुवी भाग, तो ये अध्रुवी, अगर हमारे जो भी गंदगियां हैं उसमें जो अध्रुवी भाग होगा वो अध्रुवी के साथ चला जाएगा, और जो ध्रुवी भाग होगा वो ध्रुवी के साथ चला जाएगा। ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका यूज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि साबुनीकरण की कैसी क्रिया विधि होती है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जो गंदगियां होती हैं, गंदगी या फिर हम कह सकते हैं कि जो धूल होते हैं, धूल या मिट्टी या फिर जो हम कह सकते हैं जो भी कण होते हैं, वे असल में किस अवस्था में होते हैं, कोलाइड अवस्था में होते हैं। किस प्रकार की अवस्था में होते हैं, कोलाइड अवस्था में होते हैं। ये हमने देखा। अगर ये गंदगी, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब जो है गंदगी जहां पे चिपकी होती है, साबुनीकरण में स्टीरेट आयन जो C17H35COO- जो कि जल अपघटित होकर क्या बना रहा है, CH3 मान लेते हैं C17H35COO- बना रहा है। तो इसमें हमने बता के रखा हुआ था, या फिर हम इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित करेंगे। जैसे ही पानी कपड़े पर डालते हैं, धूल पानी के संपर्क में आता है और साबुन आयनित होता है। ये जो आयन है इसमें ये हिस्सा हमारा जो है क्या है, अध्रुवी है। ये हिस्सा अध्रुवी है, और कोलाइड भी जो है हमारा वो अध्रुवी है। ये हिस्सा जो है आयनित होके इसके बहुत सारे अणु जो है इसके चारों ओर कवर करने लगते हैं। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो है हम यहाँ पे बना सकते हैं कि इसके चारों ओर से ये जो है इसे क्या कर लेता है, घेर लेता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, आप आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। अब ये इस तरीके से घेर लिया, और इसका जो चारों हिस्सा है ये कैसा हो गया, आयनित हो गया।
और ये इस गंदगी के चारों ओर घेरते हुए घूमता है और घूमने के पश्चात इस गंदगी को अपने साथ, चूंकि ये अध्रुवी हिस्सा, इस अध्रुवी, ये हमारा क्या है, ये है हमारा गंदगी, यही है हमारा क्या, गंदगी, और ये हमारा है सोडियम स्टीरेट आयन। ये इस तरीके, अब इस घटना में जो अणु बना है उसे मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल अणु कहते हैं या मिसेल आयन कहते हैं। ये मिसेल इन गंदगियों के चारों ओर से जो है कवर कर लेता है और इन गंदगियों को अपने साथ लेके बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हमारा जो है सोडियम स्टीरेट आयन द्वारा साबुनीकरण की प्रक्रिया होती है। तो ये तो था साबुनीकरण। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मिसेल बनता है, सोडियम स्टीरेट का कौन सा अग्रायन अग्र भाग होता है, कौन सा पुच्छ भाग होता है, वो कैसे क्रियाविधि करता है। जब हम कपड़े को साफ करने जाते हैं तो जो साबुन होता है वो आयनित होकर स्टीरेट आयन में बदल जाता है। स्टीरेट आयन उस गंदगी के चारों ओर कवर करता है और कवर करने के लिए वो अपने पुच्छ भाग का सहारा लेता है। पुच्छ भाग उसके केंद्र की ओर हो जाते हैं और आयनित वाला भाग या ध्रुवी भाग जो है वो बाहर एक गोल का निर्माण कर लेता है, एक जो है गोले का निर्माण कर लेता है। इसी अणु या आयन को मिसेल आयन कहते हैं और ये मिसेल आयन की सहायता से गंदगियां जो है साफ हो जाती हैं। ये हमारा पूरा का पूरा साबुनीकरण था। अब चलिए अगली बात हम कर लेते हैं किसके बारे में, पायस के बारे में। तो ये पायस क्या होता है, इसको हम इमल्सन भी कहते हैं, पायस, या हिंदी में ही आ जाता है इमल्सन कभी कभी। वैसे इमल्सन एक इंग्लिश वर्ड है, इमल्सन। तो इमल्सन या पायस ये होते क्या हैं, तो हम इसका इसका क्या डिफिनीशन होगा, जब दो या दो से अधिक द्रव आपस में मिलकर कोलाइड विलयन का निर्माण करते हैं, कोलाइड विलयन का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के कोलाइड पायस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पायस कहलाते हैं या इमल्सन कहलाते हैं। तो ये तो था आपका जो है डिफिनेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो इसमें परिक्षेपित परावस्था होती है, वो भी किस तरीके की होती है, लिक्विड होती है, द्रव होती है। और जो परिक्षेपण माध्यम होता है, वो भी कैसा होता है, द्रव होता है। यानी परिक्षेपित परावस्था भी द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है। लेकिन हम द्रव को अगर दो कैटेगरी में बांट दें, अगर ये जो द्रव है हमारा, ये दो अगर कैटेगरी में बांट दें, एक तो हमारा साधारण जल हो जाए और एक हमारा जो है तेल हो जाए, ऑयल हो जाए, तो इस आधार पर जो हमारा पायस है वो हमारा दो भागों में बट जाता है। पायस जो है दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग कहलाता है जलीय पायस और दूसरा भाग कहलाता है तेलीय पायस। यानी मैंने ये क्या कहा कि अगर द्रव हमारा दो भाग में बढ़ जाए, एक द्रव जल टाइप का हो और एक द्रव तेल टाइप का हो। यहाँ पे जल लेने का तात्पर्य ये था कि जल कहीं ना कहीं ध्रुवी को प्रदर्शित करता है और तेल कहीं ना कहीं अध्रुवी को प्रदर्शित करता है। ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यानी एक तो जो ध्रुवी टाइप का है और एक अध्रुवी टाइप का है, घुलनशीलता के आधार पर अंतर भी होना चाहिए। तो पायस को हमने दो भागों में बांट दिया, एक जलीय पायस और एक तेलीय पायस। जलीय पायस को कहेंगे जल में तेल का पायस या कोलाइड, इसे कहेंगे जल में तेल का पायस। और तेलीय पायस को हम कहेंगे तेल में जल का पायस। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पे जो जल है वो परिक्षेपण माध्यम है। क्या है? परिक्षेपण माध्यम है। और जो तेल है वो परिक्षेपित परावस्था है।
क्या है, परिक्षेपित प्रावस्था है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे तेलीय पायस की बात करें या तेल में जल की बात करें, तो यहाँ जो जल है वो क्या है, परिक्षेपित प्रावस्था है, और जो हमारा तेल है वो क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। ये बात आपको जो है समझनी होगी। उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आपने जो है पूरी बातें जो है समझ ली हैं। अब हम एक एक करके चलेंगे और समझेंगे कि कैसे जो है जलीय पायस कौन कौन होता है और क्या होता है, और जो है तेलीय पायस क्या क्या होता है। तो आगे हम बात करते हैं नंबर एक है हमारा जलीय पायस। तो जलीय पायस का डिफिनीशन क्या होगा कि ऐसे पायस जिनमें जल परिक्षेपण माध्यम व तेल परिक्षेपित प्रावस्था में होते हैं जलीय पायस या जल में तेल का कोलाइड या पायस कहलाता है। तो एक एक करके समझेंगे। कभी कभी हमारे पास पूछता भी है जलीय पायस और तेलीय पायस में अंतर क्या क्या होगा। तो पहला तो अंतर हमें मिल गया डिफिनीशन। दूसरा हम बता देंगे भाई कि जल में तेल का मिश्रण होता है या जल में तेल का जो है कोलाइड होता है, और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसका उदाहरण आता है दूध जो है हमारा वो कैसा है, जलीय पायस का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हम इसमें क्या क्या समझ लेते हैं। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे कि देखिए कभी भी चूंकि जल व तेल, चाहे ये मैं जलीय पायस के लिए भी बात कर सकता हूं और तेलीय पायस के लिए भी बात करता हूं। जल एक क्या है, ध्रुवी भाग है। अभी अभी मैंने बताया था तेल एक अध्रुवी भाग है, और उससे पहले मैंने बताया था कि ये दोनों आपस में मिश्रित नहीं हो पाते। तो अगर ये दोनों आपस में मिश्रित नहीं हो पाते तो एक तीसरा पदार्थ आता है जो ध्रुवी और अध्रुवी को क्या करता है, मिश्रित करता है। इसी पदार्थ को हम क्या करते हैं, पाइसी कारक कहते हैं। पाइसी कारक या पाइसी कर्मक कहते हैं। तो एक ऐसा पदार्थ जो जल व तेल को आपस में जो है क्या करने के प्रदान करता है, जो है मिश्रित होने का गुण प्रदान करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पाइसी कारक कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले हम तेलीय पायस का उदाहरण दे देते हैं। तेलीय पायस की हेडिंग डाल देते हैं। तेलीय पायस की हेडिंग हम जब डालेंगे तो इसमें क्या होगा, ऐसे पायस जिनमें जल परिक्षेपित प्रावस्था व तेल परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित होते हैं। परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे पायस क्या कहलाते हैं, तेलीय पायस या तेल में जल का कोलाइड कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण हमारे पास आएगा जैसे मक्खन एक ऐसा उदाहरण है जो तेलीय पायस का उदाहरण है। इसके बाद हम अगला डालेंगे कि क्या होता है पाइसी कारक। अगली हेडिंग आती है हमारी, क्या होता है पाइसी कारक। ऐसे पदार्थ जो तेल व जल को घुलनशील
होने का गुण प्रदान करते हैं, होने का गुण प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? पायसी कारक कहलाते हैं। इसकी एक और डिफिनीशन भी हम दे सकते हैं अथवा करके, ऐसे पदार्थ जिनके कारण तेल व जल आपस में घुल कर जो है कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं, कोलाइड विलयन का निर्माण कर लेते हैं, ऐसे पदार्थ पायसी कारक कहलाते हैं। ये भी हम डिफिनीशन दे सकते हैं। इसके क्या क्या उदाहरण होंगे? इसका उदाहरण होगा जैसे प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, वसा, लंबी श्रृंखला के कार्बन वाले अल्कोहल इत्यादि। ये आपका जो है पायसी कारक होता है। पायसी कारक की सहायता से क्या होते हैं जो है जल तेल में घुलते हैं या फिर तेल जो है जल में घुलते हैं। ये हमारा हो गया पायसी कारक के बारे में। अब चलिए हम अलग अलग बात कर लेते हैं कि जो है तेल जलीय पायस और तेलीय पायस के लिए पायसी कर्मक कौन कौन से हैं? पायसी कर्मक या कारक कौन कौन से हैं? तो जलीय पायस का भी हमने उदाहरण देखा। तो सबसे पहले हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है इसका दूध, और इसके लिए क्या है? मक्खन। इसमें जो पायसी कारक होता है वो होता है वसा या फिर प्रोटीन। इसमें जो तेलीय पायस में पायसी कारक होता है वो लंबी श्रृंखला कार्बन के अल्कोहल या फिर प्रोटीन दोनों के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो था हमारा पायसी कारक कि कौन जलीय पायस है और कौन जो है तेलीय पायस में जो है दिखाता है, पायसी कारक का कार्य कहलाता है। अब हम अगली बात करेंगे पहचान की, कि कैसे पहचाना जाए कौन जलीय पायस है। जलीय पायस मतलब जल में तेल, और अगला हम इसमें तेलीय पायस होता है तेल में जल। तो कैसे हम पहचाने कि जल में तेल है कि तेल में जल है? तो पहचान के लिए तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम जल इस्तेमाल करें मिलाकर या फिर तेल मिलाकर इस्तेमाल करें। दोनों में हमने एक एक करके अलग अलग क्रम से क्या मिलाया, एक बार जल मिलाया इसमें, फिर उसके बाद एक बार इसमें तेल मिलाया। इसी तरीके से तेलीय पायस में भी हमने एक बार जल मिलाया और एक बार क्या किया, तेल मिलाया। तो ध्यान दीजिए, जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो आसानी से वृद्धि कर लेता है, बाहर से आने वाले परिक्षेपण माध्यम को आपस में मिला लेता है। और परिक्षेपण माध्यम जलीय पायस में कौन है, जल है। यानी जल मिलने से ये मिश्रण बन जाता है, यानी मिश्रण तैयार हो जाता है। तेल के मिलाने से ये अमिश्रित हो रहता है, यानी कि अलग अलग रहता है, ये मिश्रित नहीं हो पाता। ये ध्यान दीजिए, जलीय पायस में जब जल मिलाएंगे तो मिश्रण हो जाएगा और वृद्धि हो जाएगी। तेल में ऐसा नहीं होगा। जब दूध में हम तेल मिलाएंगे अलग से या कोई भी अलग से ऑयल मिलाएंगे हम, तो वो अलग ही अलग रहेगा, वो मिश्रित नहीं होगा। इसी तरीके से तेलीय पायस में जल अगर हम मिला दिए तो जल अलग अलग रहेगा, मिश्रित नहीं होगा। जबकि तेल मिला देने से ये मिश्रण बना लेगा, वही तेल जो इसमें यूज हुआ है। जैसे मक्खन में अगर घी का यूज हुआ है तो हम घी ही मिलाएंगे, और घी मिलाने से ये और अतिरिक्त घी जो है आ जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम वैद्युत अपघट्य मिला दें, जैसे कोई वैद्युत अपघट्य मिला देते हैं, वैद्युत अपघट्य, तो देखिए वैद्युत अपघट्य को चाहिए होता है जल का माध्यम। अगर जल का माध्यम मिल गया तो वैद्युत अपघट्य प्लस और माइनस में टूट जाएगा, और जब वो प्लस माइनस में टूटेगा तभी उसमें करंट फ्लो होगा, यानी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी कि वो कैसा गुण प्रदर्शित करेगा, चालकत्व का गुण प्रदर्शित करेगा, चालक कहलाएगा।
वैद्युत अपघट्य, इसमें जल माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम है, यानी वैद्युत अपघट्य मिलाने से वो आसानी से प्लस माइनस में टूट जाएगा, और प्लस माइनस में टूटने के कारण ये क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। जबकि तेलीय पायस में अगर हमने वैद्युत अपघट्य मिलाया तो इसमें जो परिक्षेपण माध्यम है वो ऑलरेडी तेल है, वैद्युत अपघट्य मिलाने पर जो परिक्षेपण माध्यम में वो ऑलरेडी तेल है, तो तेल में तो वैद्युत अपघट्य आयनित नहीं होगा, और आयनित नहीं होगा तो उसमें विद्युत धारा यानी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी ये कैसा कहलाएगा, अचालक कहलाएगा, यानी इसमें चालकत्व प्रदर्शित नहीं होगा। तो ये तो था हमारा कुछ कॉन्सेप्ट जिसकी सहायता से हमने समझा कि जलीय पायस और तेलीय पायस किस प्रकार से होता है। हाँ, एक और टॉपिक इसमें आती है जिसे हम समझ लेंगे कि भाई जो है पायस को, चाहे वो जल में तेल हो चाहे तेल में जल हो, उसे अलग अलग कैसे किया जाए। एक और टॉपिक रह गई है जिसे हम विपायसीकरण कहते हैं, कि विपायसीकरण कैसे किया जाए, पायसीकरण। अब विपायसीकरण का मतलब है कि ऐसी प्रक्रिया या ऐसी घटना जिसके माध्यम से पायस के परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो ऐसी घटना हमारी क्या कहलाती है, पायसीकरण कहलाती है। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जब आप या आपके घर में दूध का जब हम क्या पनीर बनाने का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें नींबू निचोड़ देते हैं। नींबू निचोड़ने का तात्पर्य ये हुआ कि सारे दूध की क्वालिटी वाले जो होते हैं वो नीचे स्तर पर बैठ जाते हैं और पानी ऊपर रह जाता है, यानी प्रक्षेपण माध्यम अलग हो जाता है, परिक्षेपित प्रावस्था अलग हो जाती है। यानी सबसे पहला इसका तरीका आ रहा है हमारे पास अम्ल मिलाने पर। आपने देखा अम्ल मिला दिया, हमने नींबू निचोड़ दिया तो जल मतलब तेल अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है, ये तरीका। दूसरा है हमारा गर्म करने पर। गर्म करने पर जैसे ही हम गर्म करते हैं तो प्रक्षेपण माध्यम जितने होते हैं वो सब उड़ जाता है, और उड़ जाने के पश्चात जब उसे ठंडा किया जाता है तो ऊपर देखते होंगे या तो क्रीम बन जाती है या तो पूरा परिक्षेपण माध्यम अगर उड़ जाता है तो नीचे हमारा क्या बचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो है जो मिठाई बनाने में यूज होता है। आप लोग जो भी समझ लीजिएगा, अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके वो हमें बता दीजिएगा, हमें ध्यान आ जाएगा। तीसरा है ठंडा करने पर। तो ठंडा करने पर परिक्षेपण माध्यम जो है आसानी से जो है ठंडा होकर जो है बर्फ का निर्माण कर लेता है और परिक्षेपित प्रावस्था अलग अलग हो जाता है या अलग अलग हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है हम कौन सा माध्यम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो हमारे पास एक है अपकेंद्रण, जो है नंबर 4 आता है अपकेंद्रण द्वारा। अपकेंद्रण वही है जिससे आप जो है क्या बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसमें से मक्खन निकालने में इस्तेमाल करते हैं, घी बनाने में जो इस्तेमाल करते हैं। बार बार आपकी दादी जो है दूध और को पहले जो है क्या बना लेते हैं, दही का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर दही को जो है क्या बनाया जाता है, छाछ बनाया जाता है, छाछ के बाद हम अपकेंद्रण। तो अगर हम डायरेक्ट दूध को भी अपकेंद्रण करें तो अपकेंद्रण के माध्यम से भी जल और तेल अलग अलग हो सकता है, या छाछ के द्वारा, छाछ मतलब माठा, हाँ माठा के द्वारा भी जो है हम अपकेंद्रण करके तेल और जल अलग अलग कर सकते हैं। तो ये तो था विपायसीकरण की घटना। तो ये अपना टॉपिक क्लियर हो गया। रह गया है अपना क्या, कोलाइडो का अनुप्रयोग। तो कोलाइडो का अनुप्रयोग तो मैंने पहले ही बता दिया। कोलाइडो का अनुप्रयोग कौन कौन सा अनुप्रयोग हमने वीडियो में बता रखा हुआ है, आप सबने देखा होगा। पहला तो है नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण। दूसरा है अपना जो है जल में फिटकरी द्वारा जल का शोधन, फिटकरी द्वारा जल का शोधन। और क्या क्या हमने देखा था, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, ये सब हमने बता के रखा हुआ है। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए। चौथा हमने बताया है जो है और हमने क्या बताया, कृत्रिम वर्षा के बारे में भी हमने बताया, कृत्रिम वर्षा। एक होता है चिमनियों, एक होता है अपना जो है चिमनी द्वारा विषैली गैसों का शोधन, विषैली गैसों का शोधन। इसके बारे में अगर मैंने नहीं बताया तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ
कि जो अपनी जो फैक्ट्रियों में चिमनी लगी होती है, उस चिमनी के एक सिरे पर हम वहाँ जो है एक जो है इसे हम कह सकते हैं चालकत्व ठोस का जो है गोला लटकाया जाता है। इसमें जो है करंट फ्लो रहता है, ये कैथोड और एनोड से जुड़े होते हैं अपने हिसाब से जो है। अब जब गैसें बाहर निकलती हैं तो गैसों में जो कार्बन विषैले होते हैं, ये कार्बन को अपने चारों तरफ जो है आके चिपका लेती है, यानी कि इससे यहाँ कार्बन जो है केंद्रित होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, यानी रुक जाते हैं और शेष जो है विषैली रहित गैसें बाहर निकलती हैं। समय समय पर इसे जो है निकाल के साफ किया जाता है, फिर लगाया जाता है। इसका कार्य केवल है कि कार्बन जैसे विषैली गैसों को अपने पास जो है रोक के रखना और अतिरिक्त जो है गैसों को बाहर निकलने देना। तो ये चिमनी द्वारा विषैली गैस वैद्युत अपघट्य के माध्यम से ही जो है कार्य करें, क्योंकि कार्बन कोलाइड अवस्था में होते हैं और कोलाइड चाहे ये धनावेशित हों चाहे ये ऋणावेशित हों, असल में ये कैथोड और एनोड पर आके जो है चिपक जाते हैं। ये एक इसका उदाहरण रहा। तो ये तो था अपना जो है कोलाइड चैप्टर जो कि समाप्त हुआ। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे उत्प्रेरण, तो इंतज़ार करें कल का। कल मिलेंगे हम उत्प्रेरण के साथ। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।